परीक्षा तक पढ़ाई में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में कौन कौन सा देखेंगे, जिसमें से इस पे बस कौन कौन सा हो गया है वो लिखे थे। जैसे में अल्प विराम हुआ है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादि, प्रश्नवाचक, इतने सारे हो गए हैं। और कुछ सारा हम बताए थे आपको 20, ठीक है, 20 चिन्ह बताए थे जो महत्वपूर्ण हैं। किनके अनुसार? वह है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 8 हो गए हैं, 9वां, 10वां, 11, 12 आज ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसी में आगे और भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से इसका चिन्ह होता है। बहुत गर्मी है, ठीक है, इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, इसका परिभाषा क्या है? किसी वाक्य में त्रुटि होने पर या छूट जाने पर, किसी वाक्य में त्रुटि होने पर या छूट जाने पर, किसी वाक्य में त्रुटि होने पर या छूट जाने पर इसका प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है। जैसे मैं उदाहरण में मेरा भारत, मेरा महान है, मेरा महान है, देखिए इसमें छूट गया है, मेरा महान में छूट गया। क्या छूट गया है? भारत छूट गया है। आपसे यही बताया गया पहले, त्रुटि होने पर या फिर छूट जाने पर। तो कहीं कहीं त्रुटियां होंगी, कहीं कहीं छूट जाएंगे ये। तो मेरा महान है, भारत लगा नहीं है, इसका मतलब भारत इसमें छूट गया है। होना चाहिए था मेरा भारत महान, मेरा भारत महान है, ये होना चाहिए था, लेकिन मेरा महान है इतना लिखा गया है क्योंकि भारत छूट गया है। और छूट जाने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और उसके बाद से ऊपर या फिर नीचे लिख देंगे। एक ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 1, राम रावण मारा। राम रावण मारा मतलब ये आपको लग रहा होगा कि सेंटेंस पूरा नहीं है। राम रावण मारा मतलब ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, ये गलत शब्द है ये। तो इसलिए यहाँ पे विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ने लगाने के लिए, और फिर ये एक और प्रयोग किया गया है वो लगाने के लिए। तब पूरा मिलेंगे ये वाक्य, तभी होंगे ये राम ने रावण को मारा, तब ये पूरा वाक्य होगा, अन्यथा ये पूरा वाक्य नहीं होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? किसी वाक्य की त्रुटि होने पर या फिर छूट जाने पर, तो ये तो है छूट जाने पे, ये छूट जाने पे है, ये छूट जाने पे है। अब देखिए त्रुटि होने पे कैसे होता है। राम के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं। अनेक ये गलत है, अनेक ये शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ठीक है, अब हम लोग वही पढ़ रहे हैं त्रुटि बोधक। जहाँ त्रुटि हो गई हो तो यहाँ त्रुटि हो गया है अनेकों में, क्योंकि अनेक नहीं होता है, अनेक होता है। अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है ये, ठीक है, अनेक अपने आप में खुद बहुवचन है, ये अपने में खुद बहुवचन है। तो ये है त्रुटि। यहाँ पे इस वाले में त्रुटि हुआ है, इन सब में छूट गया है और इसमें भी छूट गया है। तो उम्मीद है कि यार ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह कहते हैं। तो कहीं छूट जाने पे, कहीं त्रुटि हो जाने पे इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार से रहता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं लेमड़ा, एक लेमड़ा चिन्ह होता है, वाई के आकार में होता है, उसका भी प्रयोग त्रुटि बोधक में या फिर विस्मरण चिन्ह में कर लेते हैं। तो ये आपका 9वां हो गया, ठीक है। अब देखेंगे 10वां है तुल्यता सूचक या फिर समानता सूचक, तुल्यता सूचक या फिर समानता सूचक चिन्ह। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ये दिख रहा है आपको बीच में 2 बराबर चिन्ह लगे हैं। तो तुल्यता सूचक उसे कहेंगे या फिर बराबर चिन्ह कहेंगे या समानता सूचक चिन्ह कहेंगे। ये कहाँ लगाया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये समान दिखाने के लिए, समान दिखाने के लिए। आप सोच रहे हैं क्या समान दिखाने के लिए? समान दिखाने के लिए ये कि किसी वस्तु को कह सकते हैं, किसी प्राणी को कह सकते हैं, जब कहते हैं कि ये तो उनके जैसा है, ये तो उनके जैसा है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, तुल्यता सूचक का या समानता सूचक का। समान दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में
राम और कृष्ण। राम और कृष्ण मतलब ये नहीं है कि इसमें राम बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब एकदम समान है। जितना इनका है बोलबाला उतना इनका बोलबाला है। कहने का मतलब ये है दोनों समान होंगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा जब ये लग जाएगा चिन्ह तो। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तुल्यता सूचक कहते हैं या फिर समानता सूचक कहते हैं इस चिन्ह को, बीच वाले। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 + 2, 2 + 2 मतलब 2 + 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा ना। यहाँ पे 2 + 2 जोड़ेंगे 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ भी 4 है, तो यहाँ लगा है तुल्यता सूचक या बराबर के चिन्ह। मतलब ये कि 2 और 2, 2 + 2 ये और ये 4, मतलब ये आपस में बराबर हैं। जितना इधर है उतना इधर भी है। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये है तुल्यता सूचक, समानता सूचक या फिर बराबर चिन्ह कहेंगे इसे। यहाँ एक और लिए हैं मोहन और सोहन। जो चीज़ें मोहन में है वही चीज़ें सोहन में भी है। किसी भी प्रकार से ये लोग अलग नहीं है, मतलब एकदम समान है। इनका व्यवहार समान है, इनकी हर एक चीज़ समान है, पढ़ाई समान है, हर एक चीज़ समान है। तो ये है तुल्यता सूचक। जब एक समान दिखा देते हैं, 2 व्यक्तियों को दिखा देते हैं, 2 वस्तुओं को दिखा देते हैं, तो वहाँ पे ये लगता है कौन सा? तुल्यता सूचक या समानता सूचक चिन्ह लग जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद होगा। और जो लोग भी इस वीडियो पे जुड़ेंगे, इससे पहले दूसरी वीडियो ज़रूर देख लेंगे। जो पहली वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है विराम चिन्ह का, तो पहली वीडियो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। क्योंकि विराम चिन्ह का प्रयोग एकदम अच्छे से आपको बताया गया है, वाक्य प्रयोग करके बताया गया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तुल्यता सूचक या फिर समानता सूचक। अब देखेंगे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह को एक शब्दों में कह सकते हैं दोहराव। ठीक है, दोहराव कह सकते हैं इसे। यहाँ पे इसका परिभाषा है यह वाक्यों की दोहराव पर लगाते हैं। अगर यही वाक्य दोबारा लिखें तो, ये वाक्यों के दोहराव पर लगाते हैं जब वही वाक्य दोबारा लिखे तो। जैसे उदाहरण में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये जाप कह सकते हैं, जाप। ठीक है, एक आध्यात्मिक जाप है जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हम चाहे तो एक ही लाइन लिखने के बाद से दूसरी लाइन में जय हनुमान, उसके बाद से ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। जैसे में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये हो गया, उसके बाद पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे जय हनुमान इतना लिखने के बाद ये चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब ये है कि ये लिखा गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है दोहराव, ये चिन्ह है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोहराव। जब वाक्य को दोबारा लिखे तो इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग जो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह देख चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसका कहाँ प्रयोग होता है? दोहराव के लिए। और वाक्य का दोहराव जब होता है, जब एक ही वाक्य बार बार लिखते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। अब इसके बाद अंतिम इसमें है जो हम लोग देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह एक कह सकते हैं सूचना देने के लिए या फिर निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूचना या फिर निर्देश देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसी शीर्षक को लिखने के पश्चात किया जाता है इसका प्रयोग। किसका? विवरण चिन्ह का। विवरण चिन्ह यही होता है जो हम लोग अपने लिखावट में सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। हालांकि हम लोग जानते नहीं हैं ये क्या होता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है जब किसी शीर्षक को लिखते हैं तब इसका प्रयोग होता है विवरण चिन्ह का। विवरण चिन्ह का प्रयोग यही है, विवरण चिन्ह यही है, विवरण चिन्ह ये है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा? जैसे उदाहरण में लिखा है, इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ये है अल्प विराम का प्रयोग। इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और ये रहा आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि।
जैसे में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी आदि। बताइए क्या ये आपको समझ में आ रहा है ये बातें हमारी? और जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, उसका जवाब जो है थोड़ी देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कभी कभी नहीं मिल पाता है तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन देंगे ज़रूर, ठीक है। और फिर आगे इसमें देखते हैं। तो विराम चिन्ह में हम लोग 12 देख चुके हैं, अब 13, 14, 15 के रूप में देखेंगे। जो 13 के रूप में कौन सा है आपका? कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हम लोग तो ज़्यादा गणित में करते हैं। 3 कोष्ठक चिन्ह होते हैं, एक छोटा होता है, उससे एक बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है। ये कोष्ठक चिन्ह है। हालांकि इसमें हिंदी में केवल एक ही या 2 कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो छोटा वाला होता है। अब क्यों किया जाता है आगे देखते हैं। इसमें किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु, किसी बात का मतलब स्पष्ट करने हेतु कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोई बात पढ़ते समय न बोलनी हो, कोई बात पढ़ते समय न बोलनी हो तो वहाँ पे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरहर की दाल 150 रुपये किलो है। देखिए तूर यहाँ पे नहीं बोले हम, ठीक है। या कह सकते हैं इसे स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया तूर का। अरहर की दाल 150 रुपये किलो है। दूसरा, दशहरे के अवसर पर दशानन का वध होता है। दशानन का वध होता है अर्थात रावण का वध होता है। यहाँ भी साइलेंट कह सकते हैं, जहाँ न बोलनी हो, जहाँ स्पष्टता लाना हो वहाँ पे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, एक उद्धरण चिन्ह ये है और एक उद्धरण चिन्ह ये है। इसे कहते हैं इकहारा उद्धरण चिन्ह, इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अपने आप में 2 प्रकार का है। उद्धरण चिन्ह अपने आप में 2 प्रकार का है। इकहारा चिन्ह होता है, एक ये रहा इकहारा चिन्ह, एक दोहरा चिन्ह होता है, दोहरा चिन्ह ये रहता है। इसी को कहते हैं अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। तो उद्धरण चिन्ह के बारे में देख लीजिए। इकहारा चिन्ह इसे कहते हैं, या उद्धरण चिन्ह कहिए या अवतरण चिन्ह कहिए। किसी लेख, कविता, पुस्तक इत्यादि का शीर्षक लिखने हेतु तो इकहारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे में मैंने तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ा है। यहाँ देखिए, मैंने तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा है। ऐसे ही किसी लेखक का उपनाम होता है, वो भी इसी में लिखा जाता है, इकहारे चिन्ह में, ठीक है, जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। किसी लेख, कविता, पुस्तक इत्यादि में प्रयोग, शीर्षक में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह मतलब जहाँ 2 होते हैं। जब किसी कथन को जैसा का तैसा लिख दिया जाता है, वहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक वाक्य है, जैसा का तैसा लिख दिया गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस टाइप के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, वहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और इकहारे का कहाँ होता है? जब कोई लेख लिखा रहता है, कविता लिखा रहता है, पुस्तक लिखी रहती है, ठीक है, किसी कवि का उपनाम रहता है, वहाँ पे इकहारे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, हिंदी में कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। अज्ञे ऐसे लिखा रहता है, आप लोग देखे होंगे, उम्मीद है ऐसे लिखा रहता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है। तो वहाँ भी इसका प्रयोग होता है, किसका? सिंगल उद्धरण चिन्ह का या इकहारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखेंगे हम लोग 15 नंबर। उम्मीद है सारा आपको समझ में आ रहा होगा। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? ये निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह जैसा ही होता है। योजक चिन्ह छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग देखे होंगे, विलोम चिन्ह में प्रयोग होता है, समासिक चिन्ह में प्रयोग होता है, बराबर दिखाने के लिए प्रयोग होता है वहाँ पे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण के पश्चात जब हम लोग उदाहरण देते हैं,
जब कोई उदाहरण देते हैं वहाँ पे लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं निर्देशक का। किसी शीर्षक के पश्चात जब कोई शीर्षक लिखते हैं तब वहाँ पे, या फिर कह सकते हैं आसान भाषा में नाटक के संवादों में, जब कोई नाटक होता है वहाँ पे जैसे होता है कि उसमें कई पात्र होते हैं, सभी पात्रों के लिए अलग अलग कहानियाँ होती हैं। एक पात्र कहता है तो उसकी लाइन रहती है, जैसे मोहन कहा, जैसे यहाँ पे लिखिए, देखिए लिखा है राम ने कहा हेलो सर, उसके बाद दूसरा कोई किरदार होगा वो बोलेगा, फिर तीसरा कोई होगा वो बोलेगा, उसके आगे ऐसे चिन्ह लगे रहेंगे, ठीक है, योजक चिन्ह लगे रहेंगे, ये बड़ा सा योजक चिन्ह लगे रहेंगे। जैसे यहाँ पे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, देखिए यही लगा है, गांधी जी ने कहा सत्य अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहीं होता है, ठीक है, किसी नाटक या संवाद को लिखते समय, बोलते समय इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये 15 हो गए हैं और 2-3 मतलब और 5 है जो भी है, और आपको वैसे ही बता देंगे, उसमें पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। ये बचे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है पर इसमें देख भी लेते हैं, आपका 20 करवा दें, जो बोले थे वो हो जाए। तो 15 लगभग हो गए हैं। अब देखते हैं 16 नंबर पे पदलोप। जब किसी सेंटेंस को लिखते समय बीच में हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, उसे पदलोप कहते हैं। इसका परिभाषा वगैरह नहीं होगा। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं ना, गद्यांश लिखते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, वो पदलोप होता है, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे टीका सूचक। टीका सूचक जब किसी को सूचित करते हैं हम लोग, एक है जैसे बहुत सारा होता है, जैसे लूसेंट आप लोग पढ़े होंगे, लूसेंट में देखते होंगे कि लूसेंट में राज्य राजधानी मुद्रा में ऐसे लगा रहता है, ये लगा रहेगा, स्टार लगा रहेगा, हैज़ लगा रहेगा, @ लगा रहेगा, ये सारे लगे रहते हैं। मतलब जहाँ ये लग गए एक ही लगेंगे, इसका मतलब ये है कि वहाँ उस देश में एक ही प्रकार की मुद्राएं चलती हैं, वहाँ पे लिख देता है। ये टीका सूचक होता है ये, ठीक है, सूचना देता है। समाप्ति सूचक जब हम अपना लेख, ठीक है, अपना लेख जब इसे समाप्त करते हैं तो ये समाप्ति सूचक का चिन्ह लगाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि समाप्त कर चुके हैं हम जो भी लिखना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह क्या होता है? ये यस के आकार में कह सकते हैं या उल्टे दो के आकार में होता है। दीर्घ उच्चारण जहाँ मात्रा अधिक लगती है, जहाँ दुगुना मात्रा लगता है उसे दीर्घ उच्चारण कहते हैं, ठीक है। दीर्घ उच्चारण जैसे में अ और यहाँ पे आ, देखिए कि इसमें ज़्यादा मात्रा लग रहा है तो इस वाले में ज़्यादा मात्रा लग रहा है, ठीक है, 2 मात्रा कह सकते हैं, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसमें कम समय लग रहा है। तो दीर्घ उच्चारण यही होता है आह, ठीक है। और एक उसके बाद है रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह क्या होता है? जब कोई वाक्य लिखा रहता है और उसमें अंडरलाइन किया रहता है, ऐसे अंडरलाइन किया रहता है। अब बताइए ये क्या है? तो रेखा चिन्ह उसे कहते हैं। जब कोई वाक्य लिखा रहता है और उस वाक्य में बाकायदे कह सकते हैं एक शब्द को बताना रहता है और नीचे इसे अंडरलाइन किया रहता है, उसे कहते हैं रेखा चिन्ह। उम्मीद है कि ये सारा जो है आपको समझ में आया होगा और कमेंट में बताइएगा क्या है, कैसे है, आया कि नहीं आया। और फिर ये आप कह सकते हैं विराम चिन्ह आपका समाप्त है, बहुत ही छोटी वीडियो में, और आगे फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।